हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 80। अब आगे। और जो चीज अगर एक बार अरमान सिंघानिया को पसंद आ गई है वह उसी की रहेगी, तब उसे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है, इनफैक्ट वह चीज भी नहीं। ये सोचते हुए अरमान एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया था। अब आस्था दौड़ते भागते जैसे ही नीचे आई, सबके सब हैरानी से आस्था को देखने लगे थे, क्योंकि आस्था बहुत तेजी से दौड़कर आई थी, जिसकी वजह से उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई थी और वह जोरों से लंबी लंबे सांसें से ले रही थी। तब दादाजी, रश्मि, आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव साथ साथ देव, जो कि आहान ने देव को फोन कर दिया था कि भाई इस तरह से तबीयत खराब है तो जितना भी काम है वह सारे का सारा घर से ही ऑपरेट करें, तो इसीलिए वह भी वहां आ गया था। अब जब सबने आस्था को इस तरह से घबराते हुए देखा और इस तरह से उसकी सांसें फूलते हुए देखा, तो वह सारे हैरानी से आस्था की ओर देखने लगे। तब तक रश्मि एक गिलास पानी आस्था के पास ले गई। आस्था ने की झटके में पूरा पानी का गिलास खाली कर दिया था। फिर दादाजी की ओर देखकर बोली थी, दादाजी आप जानते हैं ना वह कितने ज्यादा डरावने हैं, फिर क्यों छोड़ा आपने हमें उनके पास। हाँ। अब जैसे ही आस्था ने मासूमियत से एक बार फिर दादाजी से बच्चों की तरह शिकायत की, तब दादाजी मुस्कुरा दिए थे। लेकिन तभी ध्रुव और आहान वहां आकर खड़े हो गए थे और कहने लगे, भाभी ये आप कैसी बातें कर रही है? क्या आपको इस शहर का सबसे हैंडसम मुंडा डरावना लगता है? और आप जानती भी है भाई के ऊपर कितनी सारी लड़कियां मरती हैं, और आप उन्हें डरावना कैसे कह सकती है? अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव भी आहान की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वही आकाश और सुमित एक तरफ जाकर बैठ गए थे। उन लोगों की गॉसिप में उन्हें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ही देर बाद तभी आस्था आहान को देखकर बोली, अच्छा आपके भाई पर इतनी सारी लड़कियां मरती है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ आपकी बात को। तब आहान आस्था को चुनौती देते हुए बोला, देखिएगा मैं आपको एक दिन इस बात का सबूत दूंगा, वह भी विद प्रूफ। ऐसा कहकर आहान मुस्कुरा दिया था। तब दादाजी बोलते, अच्छा अच्छा मेरी बेटी को कोई तंग नहीं करेगा। और वह आस्था के पास गए और उसको अपने कमरे में लेकर जाने लगे और बोले, बेटा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब आस्था बिना सोचे समझे दादाजी के साथ चल दी थी और दादाजी ने कमरे में तुरंत जाते ही आस्था के सामने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। अब दादाजी के इस तरह से हाथों को जुड़ा हुआ देखकर आस्था हैरान हो गई और बोली, दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे सामने इस तरह से हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? दादाजी इमोशनली बोले, बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें अरमान के आसपास रहना में भी कितना ज्यादा खौफजदा कर देता है, लेकिन मेरे बच्चे, बस जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं होता, उसका हाथ ठीक नहीं होता, तब तक तुम उसका ख्याल रख लो। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज इसे याद, ये बूढ़ा दादा तुमसे कुछ नहीं मांगेगा और उसके बदले में मैं तुम पर कोई किसी तरह का कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ के बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा। दादाजी ने एक तरीके से आस्था को कन्विंस करने के लिए उसे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वह अरमान का ख्याल रखती है तो उसके बदले में वह दादाजी आस्था का एडमिशन करवाएंगे। आस्था भौएं सिकुड़ते हुए दादाजी की ओर देखकर बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दादाजी, हम किसी का ख्याल रखने के लिए हम इस तरह से अपने फायदे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? नहीं, हम ऐसे तो कभी भी नहीं थे। रही बात आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया का ख्याल रखने की, तो जब तक वह ठीक नहीं हो जाते हैं, हाँ हम उनका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, लेकिन उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं दादाजी, वैसे भी हमारा यहाँ इस माहौल में दम घुटता है, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। प्लीज दादाजी आप इस तरह से हमें हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कीजिए। अब जैसे ही आस्था ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये रिक्वेस्ट की, दादाजी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और आस्था की मासूमियत और उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी इस तरह की बातें सुनकर दादाजी उसकी पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुके थे और प्राउड टोन में बोले, मेरे बच्चे तुम बहुत प्यारी हो, सच में तुम्हारी जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी है। अरे आजकल तो लोग अपनी भलाई के लिए ना जाने
क्या से क्या कर बैठते हैं, लेकिन तुम एक निस्वार्थ भाव से लोगों की सिर्फ सेवा करना जानती हो। सही मायनों में तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही डॉक्टर होना चाहिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था हल्के मुस्कुरा दी थी और बोली, अब हम जा रहे हैं आपके उस जिद्दी आइडियल पोते को ब्रेकफास्ट कराने के लिए। अभी हाँ, हम डर के मारे भाग कर आ गए थे। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके जुल्मों को चुपचाप सहते रहे, उनसे ज्यादा बात ना करें। आस्था ने नजरें चुराते हुए ये सारी बातें कही थी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, दादाजी का चेहरा एकदम से ही काफी ज्यादा मायूस सा हो गया था, क्योंकि जिस तरह से आस्था ने कहा था कि वह अरमान के जुल्मों को चुपचाप सहने की कोशिश करेगी, तो ये बात दादाजी को कुछ खास पसंद नहीं आई थी और वह आस्था के सर पर हाथ रखकर बोले, नहीं मेरे बच्चे, तुम एक जीती जागती इंसान हो, किसी की नौकर या सर्वेंट नहीं हो जो किसी के भी जुल्मों को चुपचाप सहती रहोगी। नहीं बेटा, जुल्म करने वाले से बड़ा जुल्म सहने वाला होता है। याद रखना, यहाँ तुम्हें किसी के जुल्म को सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। और रही बात अरमान की, मैं उसे अब साफ साफ इस बात के बारे में बोल दूंगा कि अगर उसने तुम्हें इतना सा भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। जैसे दादाजी ने उदास मन से ये सारे बातें कहीं, आस्था मुस्कुरा और बोली, दादाजी हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, और आखिरकार हम बच्चे थोड़े ना हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। और मन ही मन में आस्था सोचने लगी कि दादाजी अब हम आपको क्या बताएं कि हम तो अपनी जिंदगी के कागजों पर बहुत पहले ही साइन कर चुके थे। अब तो हमारी जिंदगी पर हमारा भी अधिकार नहीं है। ये सोचते हुए आस्था कहीं खुशी गई थी और पूरी तरह से मायूस हो गई थी। लेकिन अगले ही पल दादाजी के आवाज पर वो अपनी सोच से बाहर आई और जल्दी वह एक बार फिर अपने आप को मजबूत करती हुई अरमान के कमरे की ओर जाने लगी। वहीं दूसरी ओर सुमित, आकाश एक जगह बैठे हुए थे। अचानक से सुमित का फोन बजने लगा। सुमित का फोन आने पर आकाश ने केवल एक नजर उसकी ओर देखा। उसके बाद वह वापस से सपाट चेहरा लिए सामने लगी बड़ी सी दीवार पर एक फोटो फ्रेम को देखने लगा था। वह जैसे ही सुमित ने अपने फोन पर एक अनजाना सा नंबर देखा तो उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे। फटाफट से उसने फोन उठाकर अपने कानों पर लगा लिया था और दूसरी तरफ कुछ ऐसा बोला गया कि सुमित के चेहरे के भाव एकदम गंभीर हो गए थे और वह सिर्फ एक ही लाइन बोला, आई एम कमिंग। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, आकाश ने सुमित की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना? तब सुमित ने केवल एक सपाट लुक आकाश को दिया और फटाफट से वहां से बाहर निकल गया था। अब आकाश भी सुमित के इस तरह से जाने पर थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहीं न कहीं आकाश समझ चुका था कि इस तरह सुमित कहाँ जा सकता है। इसीलिए आकाश ने जल्द ही सिक्योरिटी को ऑर्डर कर दिया था कि वह सुमित को बिना बताए उसके साथ उसके जाए और उसका ख्याल रखे। जल्दी ही सुमित के वहां से अब जाने के बाद आकाश अपने कमरे में जाने लगा था। आकाश ने भी आज अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। तब तक डॉक्टर रश्मि अब अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। वही आकाश जो कि अपने कमरे में जा रहा था, उसने सोचा कि उसने डॉक्टर रश्मि से तो बात ही नहीं की। अगर डॉक्टर रश्मि ने कल रात के हालात के बारे में आस्था को कुछ भी बता दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता था और आस्था दादाजी को सारी बातें बता सकती थी, क्योंकि आस्था में कितना बचपना भरा हुआ था ये बात आकाश अच्छी तरह से जानता था। तो इसीलिए आकाश ने अपने कदम अपने कमरे में जाने के बजाय डॉक्टर रश्मि के कमरे की ओर बढ़ा दिए थे। वहीं दूसरी ओर आस्था जल्दी ही डरते हुए अरमान के कमरे के बाहर तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कमरे के अंदर जा सके। लेकिन बिना कमरे के अंदर जाए भला कैसे वो अरमान को नाश्ता करा सकती थी? लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वैसे भी वह दादाजी को प्रॉमिस कर चुकी थी और वैसे भी आस्था ने सोचा कि केवल कुछ दिनों की ही तो बात है। जैसे ही मिस्टर खडूस सिंघानिया ठीक हो जाएंगे उसके बाद तो हमेशा के लिए यहाँ से चले ही जाएगी और फिर वह आराम से अपनी जिंदगी अपनी नानी माँ के साथ गुजारेगी और अपने डॉक्टर बनने का बचपन का सपना पूरा करेगी। तो इसीलिए आस्था ने खुद को हिम्मत दी और हल्का सा दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आस्था थोड़ा सा हैरान थी और सोच रही
कि वो अंदर जाए ना जाए, लेकिन बिना अंदर जाए भला वह मिस्टर खडूस सिंघानिया का ध्यान कैसे रख सकती थी। इसीलिए आस्था ने जैसे थोड़ा सा दरवाजा पुश किया, दरवाजा ओपन चुका था, क्योंकि अरमान ने दरवाजा क्लोज किया ही नहीं था। वह तो उस वक्त आस्था के जाने के बाद कुछ सोचता हुआ बेड से अपना सर की टेक लगाकर बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अब जैसे ही आस्था वहां गई, उसने अरमान को इस तरह से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए देखा। तब आस्था बड़े ही ध्यान से अरमान को देखने लगी, क्योंकि उस वक्त अरमान सोया हुआ बड़ा ही प्यार और मासूम सा लग रहा था। इतना ही नहीं, उसके बाल पूरी तरह से बिखरे बिखरे से थे। एकदम परफेक्ट और हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। कुछ पल को आस्था अरमान के हैंडसम से चेहरे में खो गई थी और सोचने लगी, जैसा ये बाहर से दिखता है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत होता तो कितना अच्छा होता ना। आस्था मन ही मन में सारी बातें सोचे जा रही थी कि तभी अचानक अरमान, जो कि आंखें बंद करके लेटा हुआ था, थोड़ा सा धीमी आवाज में बोला, अगर मुझे ताड़ना हो गया हो तो अब बताओ कि यहाँ क्या करने के लिए आए हो तुम। अब जैसे ही अचानक से अरमान ने ये कहा, आस्था पूरी तरह से जम गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से अरमान को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा, कि आस्था उसे गौर देख रही है। आस्था जल्दी से बोली, मैं एक बार फिर आस्था की सुई में मैं पर अटक गई थी। अब अरमान इरिटेट हो गया था और बेड से उठ खड़ा हुआ और सीधा आस्था के सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या बकरी की तरह एक बार फिर से तुमने मैं करना शुरू कर दिया है? इससे आगे कुछ बोलोगी या नहीं? तब आस्था अपना थूक निगलते हुए बोली, वह मैं आपको नाश्ता कराने के लिए आया थी, दादाजी ने भेजा है मुझे। आस्था ने अटकते हुए अपनी बात कंप्लीट की थी। तब अरमान ने अपनी दोनों भौहें सिकोड़ते हुए बोला, है तो तुम दादाजी के कहने पर यहाँ आए हो? अगर मैं तुम्हें बुलाता क्या तुम नहीं आती? जैसे ही अरमान ने इस तरह की बात की और इंटेंस नजरों से उसकी ओर देखने लगा, अब आस्था की हालत खराब हो गई थी। एक फिर से आस्था मैं करने लगी थी। आस्था की मैं सुनकर अरमान काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। अचानक उसने अपना सीधा हाथ आस्था के होठों पर रख दिया था और उसकी ओर देखते हुए डेंजरस टोन में बोला, खबरदार जो तुमने एक बार और मैं की रट लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान की बात सुनकर आस्था के पैर थर थर कांपने लगे थे। वैसे भी वो तो अरमान से काफी ज्यादा डरती थी, लेकिन अब अरमान के इस तरह से भड़कने पर वह और भी ज्यादा घबरा गई थी और कहीं ना कहीं उसे लगने लगा कि कहीं ये राक्षस आदमी अभी इस वक्त एक बार फिर उसका गला ना दबा दे। इसलिए आस्था ने तुरंत अपने दोनों हाथों को अपने गले पर रख कवर कर लिया था। अब आस्था को ऐसी हरकत करते हुए देखकर अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि आस्था एक बार फिर उसे से डर रही है। अचानक उसने अपने हाथों का आस्था के होठों पर से हटा लिया, क्योंकि उसके हाथों पर कुछ अलग ही तरह का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि ना जाने उसने दुनिया की सबसे कोमल और सॉफ्ट चीज को छू लिया हो। ये एक अलग की तरह का एहसास था, लेकिन आस्था के इस तरह से अपने गले पर हाथ रखने पर अरमान अपने उल्टे हाथ को उठाकर अपने माथे पर रब करने लगा था। अब आस्था उसे इस तरह से करते हुए देखकर और भी ज्यादा घबरा गई थी और उसे लगा उसे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ज्यादा देर तक वो यहाँ इस एंग्री यंग मैन के सामने खड़ी रही तो आज ये मोन्स्टर वाकई उसकी जान ही ले लेगा। तो ये सोचते हुए आस्था ने अपना स्लाया निगला और फटाफट से उसकी साइड से होते हुए निकलने लगी, लेकिन तुरंत अरमान ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा दिया और उसे अपने सीने के करीब कर लिया था। कमेंट कीजिए प्लीज।